पहलगाम आतंकी हमले के बाद पलटवार करने के लिए हर हिंदुस्तानी का खून खौल रहा है। प्रधानमंत्री और सरकार ने भी वादा किया है कि हमले में शामिल आतंकियों और उनके अकाउंट से चुन चुन कर बदला लिया जाएगा, चाहे वो धरती के किसी भी कोने में छिपे हों। इस वादे पर भरोसा इसलिए भी पक्का है क्योंकि खुद प्रधानमंत्री मोदी फुल एक्शन में है। सेना के तीनों प्रमुखों के साथ उनकी एक साथ अलग अलग कई मीटिंग्स हो रही हैं। इसके अलावा देश की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में सभी कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है क्योंकि अब तैयारी हर आपात स्थिति से निपटने की हो रही है। भारत की तैयारी मुकम्मल है। हालांकि सियासी मोर्चे पर सरकार के साथ होने की बात करने वाली कांग्रेस के ही एक नेता ने फिर से 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगकर नई बहस छेड़ दी। दंगल में चर्चा हर उस मुद्दे पर करेंगे जिससे पाकिस्तान के खिलाफ भारत की तैयारी का आकलन होगा, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। थल, जल और नभ में भारत की शक्ति पूरे दमखम से तैयार है अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए जिन्होंने पहलगाम में बेगुनाह भारतीयों का खून बहाया है। हिंदुस्तान की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। सैन्य मोर्चा हो या कूटनीति का दंगल, भारत तैयार हो चुका है। प्रधानमंत्री पहले ही अल्टीमेटम दे चुके हैं। आतंकवाद की आगाऊं, अब बस फाइनल ऑर्डर का इंतजार है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। 22 अप्रैल को पहलगाम के बैतरन घाटी में 26 लोगों की हत्या के बाद से ही हर हिंदुस्तानी का खून खौल रहा है। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए हर मोर्चा मुस्तैद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एक्टिव मोड में हैं। सबसे पहले पीएम मोदी ने आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी से बुधवार रात को बैठक की। शनिवार को नेवी चीफ दिनेश त्रिपाठी पीएम मोदी से मिले और रविवार को वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह पीएम मोदी से मिलने पहुंचे। इससे पहले सऊदी अरब यात्रा के बीच में ही पीएम मोदी 23 अप्रैल की सुबह भारत पहुंचकर एयरपोर्ट पर एनएसए, विदेश सचिव और विदेश मंत्री के साथ बैठक करते हैं। इसके अलावा सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति यानी सीसीएस की 2 बैठक 23 अप्रैल और 30 अप्रैल को कर चुके हैं। 28 अप्रैल को पीएम मोदी ने राजनाथ सिंह के साथ बैठक की और 29 अप्रैल को रक्षा मंत्री, एनएसए, सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ मीटिंग कर हालात का जायजा लिया। सामरिक बैठकों के अलावा भारत पाकिस्तान पर अलग अलग तरीके से भी शिकंजा कसता जा रहा है। भारत पहले ही सिंधु जल समझौते को रोक चुका है। साथ ही भारत ने पाकिस्तान से डाक और पार्सल सेवा सस्पेंड कर दी है। भारतीय बंदरगाहों पर पाक जहाजों की एंट्री बैन कर दी गई है। पाकिस्तान से आयात निर्यात पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। गुजरात में पोरबंदर के तट के पास नौसेना की फायरिंग ड्रिल चल रही है। हम पहलगाम के उन आतंकवादियों को और उनके जो आका हैं या उनके संरक्षण देने वाले लोगों को ऐसी सजा देंगे जिसकी कल्पना भी नहीं होगी, और इसका संदेश पूरे विश्व में गया है। मैं सरकार से फिर कहूँगा, जागो, उठो। ये केरल और बिहार के राजनीतिक दौरे बंद करो। हमारी पूरा समर्थन है सरकार के साथ। हमने ऑल पार्टी मीटिंग में कहा है, फिर दोहराता हूँ, आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ो। ये कुर्बानियां जाया नहीं होंगी, इनका बदला लिया जाएगा और जबरदस्त बदला लिया जाएगा। हिल जाएंगे। आज हम वो प्याला जो है वो लबरेज हो गया है, भर गया है। रक्षा विशेषज्ञ भी मानते हैं कि भारत के फैसलों से पाकिस्तान की परेशानी लगातार बढ़ती जाएगी। इंडस वाटर का क्लोजिंग कर दिया था पहले, और उस क्लोज करने के बाद में उनके ऊपर काफ़ी असर पड़ा है और पड़ेगा उसका। उनके किसानों की खेती नहीं होगी और उनको बिजली नहीं मिलेगी और पानी नहीं मिलेगा पीने के लिए, और जो मछली का ट्रेड करते थे वो भी नहीं मिलेगा। तो उनकी इकोनॉमी जो पहले से ध्वस्त हुई है, पाकिस्तान की इकोनॉमी, वो और बिल्कुल ख़राब हो जाएगी और उनको खाने के लिए अभी अनाज नहीं है, तो उसमें बहुत फर्क पड़ेगा।
पाकिस्तान से युद्ध की स्थिति में गोला बारूद की कमी न हो, इसके लिए भी फैसले लिए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के चंद्रपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और मध्य प्रदेश के जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में सभी कर्मचारियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। जो कर्मचारी छुट्टी पर गए हैं उन्हें भी तुरंत वापस बुला लिया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा और ऑपरेशनल इमरजेंसी के हालात में ये आदेश दिए गए हैं। ये फैसला इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि इन दोनों ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में गोला बारूद, मिसाइल और दूसरे सैन्य उपकरणों का निर्माण किया जाता है। भारत ने संदेश दे दिया है कि आतंकियों को पालने वाले पाकिस्तान की अब खैर नहीं। तैयारी न सिर्फ सरहद पर है बल्कि देश के भीतर भी उस तैयारी को मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाने का प्लान पूरा हो चुका है। चंद्रपुर से विकास राजूकर के साथ आज तक ब्यूरो। शुरुआत मेजर जनरल सिवाच मैं आपके साथ ही करना चाहूंगी। संकेतों पर अब सब निर्भर कर रहा है। हम संकेतों से ही समझना चाह रहे हैं कि हो क्या रहा है या क्या हो सकता है। अगर हम हाल फिलहाल के इन संकेतों को देखें, क्योंकि आज देखिए एयर चीफ से मुलाकात करना, कल नेवी चीफ से मुलाकात करना, 30 तारीख को आर्मी चीफ से मुलाकात होना, रूसी मिसाइल इग्लाइस की तैनाती कर देना, नौसेना की ड्रिल होना, 2 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर देना, ये संकेत क्या दे रहे हैं सर? इसमें कोई शक नहीं है कि तैयारियां हो रही हैं और कब और कहां होगा और किस रूप में होगा ये कहना मुश्किल है, मगर एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के तहत जा रहा है भारत। अगर आप देखें, पहले इकोनॉमिक एक्शन हुए और उसके अंदर आप इंडस वाटर ट्रीटी को हेल्ड इन अबेंस कर दिया गया। उसके बाद आप देखें हमारे जो इनके साथ व्यापार है वो भी बिल्कुल बंद कर देगा, पोस्टल भी बंद किया। फिर डिप्लोमेटिक एक्शन साथ हो रहे हैं। जिस प्रकार से आप देखें, इनको हम चाहते हैं कि एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर कराया जाए, यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में वहाँ बातचीत हो रही है। फिर कहीं ना कहीं IMF से बातचीत हो रही है, इनको बेल आउट लोन नहीं दिया जाए, और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को ग्रे लिस्ट के लिए बातचीत हो रही है। उसके बाद भारत ने इसको अकेला कर दिया। डिप्लोमेटिकली हमने चारों तरफ से इसको आइसोलेट कर दिया है। आज पाकिस्तान के साथ IOC में भी कोई नहीं खड़ा है। मुस्लिम वर्ल्ड में ऐसा कोई देश नहीं है जो आज की तारीख में पाकिस्तान के साथ है, एक्सेप्ट आप देखें किसी हद तक चीन, टर्की और अजरबैजान है। और अब जब आपके पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक एक्शन हो रहे हैं, मिलिट्री ऑपरेशन कब होगा उसकी तैयारी होनी है। जिस प्रकार से आप इशारा कर रहे थे, भारत के प्रधानमंत्री जो एक तीनों चीफ को बोल चुके हैं, खुली छूट दे चुके हैं कि आप फ्रीडम ऑफ एक्शन है, आप प्लान करें। अभी वो एयर चीफ से, नेवल चीफ से मिले, आज एयर चीफ से मिले। मगर मैं यही कहूँगा, हमें इस पर जल्दबाजी नहीं करनी है, सोच समझ के करना है। क्योंकि ये याद रखो, जो अभी पाकिस्तान जहाँ पर एक प्रकार से क्योस है, पैनिक है, वो मोबिलाइजेशन के मोड पे है। मोबिलाइजेशन में पैसा चाहिए, क्योंकि हर 10 दिन के लिए उसको $1.3 बिलियन चाहिए, और उसके पास इतना पैसा है नहीं। उसके जो फॉरेन रिजर्व है वो $14 बिलियन है। तो ये सच्चाई है। जिसको इतना डर लगा हुआ है उसको ये भी मालूम है कि अगर लड़ाई होगी तो पाकिस्तान 4 दिन से ज़्यादा लड़ नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास असला नहीं है, उसके पास जो स्पेशली आर्टी अम्यूनिशन है वो नहीं है, नॉर्मल अम्यूनिशन भी 6-7 दिन से ज़्यादा नहीं, ऑयल नहीं है, उसके पास डीजल और पेट्रोल नहीं है टैंकों के लिए। तो मैं ये कहूँगा उसके ऊपर हमें ये सोचना चाहिए कि जितना इसको डिले करोगे उतना पाकिस्तान और कमज़ोर होता रहेगा, क्योंकि आज की तारीख में उसकी इकोनॉमी जो है वो डिगमगा चुकी है, वो सस्टेन नहीं कर पाएगा, ना लड़ाई कर पाएगा, ना ही ये मोबिलाइजेशन। मेजर जनरल सिवाच, क्योंकि अब ये हम सब समझ रहे हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी क्या गिर सकती है, उसकी हालत क्या हो सकती है, कैसे हम उसको चारों तरफ से घेर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से भारत की तैयारी है, आपको लगता है कि कोई बहुत बड़ी चीज, क्योंकि तीनों सेना के अध्यक्ष का मीटिंग में होना, लगातार बैठकें चलना, जिस तरह की हमारी तैयारियां हैं, क्या आपको लगता है कि बहुत बड़ा, क्या युद्ध जैसा कुछ होने वाला है? देखो, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है कि क्या होने वाला है, मगर काफ़ी बहुत बड़ा होगा ये तो इसमें शक नहीं। उसकी वजह है, देखो पिछली बार जब उड़ी हुआ था, उसके बाद आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया, आप अंदर घुसे, उसके बाद आपके बाद पुलवामा के बाद आप बालाकोट गए, खैबर पख्तूनख्वा जैसे मोहम्मद का ट्रेनिंग कैंप। मगर इस बार भारत के प्रधानमंत्री ने बड़े साफ सुथरे शब्दों में बता दिया है कि अब की बार हम वो आतंकवादी नहीं, आतंकवादी की आका जो इनको पालते हैं, पोसते हैं और जो इनको भेजते हैं। इसका मतलब उन्होंने पाकिस्तान की आर्मी और ISI की तरफ इशारा किया। तो मुझे लगता है कि वाकई
अब अगर वो उसको आपने हमला करना है, उसको आपने चोट देनी है, उसको आपने कॉस्ट पे करानी है, तो आप प्लानिंग बनाएंगे और अब की बार जो होगा वो काफी बड़ा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक देखिए है। अब भारत की जो नेवी है, आप ये देखें, मैं एक मिनट, भारत की जो नेवी वो एक्सरसाइज कर रही है अरेबियन सी में, और भारत की नेवी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी इस बार, क्योंकि उसकी काबिलियत और क्षमता है कि वो पूरे के पूरे सप्लाई चेन को काट सकती है पाकिस्तान के, वो इसको बिल्कुल कट ऑफ कर सकती है, उसके जो सामान आता है व्यापार का, प्लस उसके पास अगर हथियार और ऑयल बाहर से आना वो भी नहीं आ पाए, तो मुझे लगता है ये सच्चाई है, इस बार काफी कुछ बड़ा होगा। ठीक है। लेफ्टिनेंट जनरल प्रसाद, क्योंकि बड़े की हम जब बात करते हैं तो ये 26 फरवरी को जब जैश ए मोहम्मद ट्रेनिंग कैंप पर एयर स्ट्राइक की गई थी, 1971 के बाद से ऐसा पहली बार हुआ जब अंतर्राष्ट्रीय हम सीमा के पार ये हमला करते हैं। अगली सुबह 27 तारीख को पाकिस्तान का भी जवाब आता है। तो जब आप कोई जवाब प्लान करते हैं, जब आप कोई तैयारी करते हैं, तो ये भी समझना होगा कि पाकिस्तान भी उसका जवाब देगा, इसलिए रणनीति ऐसी हो कि उस पर वो दबाव हो। क्या लगता है आपको, क्या इन सारे पहलुओं पर सोचा जा रहा है, इसलिए इतना वक्त लग रहा है सोच समझ के? और अगर सर आप हो तो आप क्या ऐसी प्लानिंग हो सकती है जो कड़ा जवाब देने के लिए पाकिस्तान के लिए होनी चाहिए? क्योंकि हमने कर लिया सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक कर लिया हमने, आतंकवाद को खत्म करने के जो भी ऐसे और कूटनीतिक पैमाने हो सकते थे उन सब पे हमने पाकिस्तान को घेरा, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं। आतंकवाद खत्म ही नहीं हो रहा, कैसे खत्म होगा? फिर क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है सर? ये पहली दफ़ा मैं आपके चैनल से सुन रहा हूँ कि प्रधानमंत्री ने एक तो CCS की पूरी बैठक की जिसमें तीनों सर्विस चीफ और CDS शामिल थे, वो पहली हरकत हुई थी। अब आप ही ने बताया कि पिछले 2 दिन में आर्मी चीफ की अलग प्राइम मिनिस्टर से बातचीत हुई, एयर चीफ की हुई और नेवल चीफ की 1-to-1 प्राइम मिनिस्टर से हुई। इससे क्या क्लियर मिलता है संदेश? क्लियर संदेश ये मिल रहा है कि प्राइम मिनिस्टर इज इन टोटल कंट्रोल नाउ। प्राइम मिनिस्टर हर एक चीज़ को अब कंट्रोल कर रहे हैं अपनी पर्सनल बुद्धि से, अपनी पर्सनल सोच विचार से। उन्होंने जो टास्क दिया था कि आपको आतंकवाद को समाप्त करना है, उनकी जड़ से निकालना है, उनके जो बैकर्स हैं उनको ख़त्म करना है, तो प्राइम मिनिस्टर आज 5 दिन के बाद ये सवाल पूछ रहे हैं तीनों सर्विस चीफ से कि इस काम को मुकम्मल करने में आप क्या तैयारी कर रहे हैं। ये जो मैंने कहा है ये आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, आप कर पाएंगे तो किस प्रकार से करेंगे, ज़रा इसके बारे में मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तो यही बातचीत हुई है। अब देखिए ऐसा है कि प्रधानमंत्री का कहना ये सच है कि दिस इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर, और वो सारे विश्व में कहते रहे हैं, तो वो ये शायद नहीं चाहते होंगे कि पाकिस्तान और भारत का ऐसा बड़ा भारी युद्ध हो जिसमें कि बहुत कोलैटरल डैमेज हो, बहुत इनोसेंट्स मारे जाएं वगैरह वगैरह। सबसे मुख्य सवाल जो आपने पूछा कि इसकी तैयारी में सबसे अहम बात सर्विसेज क्या कर रही हैं और बाकी मिनिस्ट्रीज़ क्या कर रही हैं। देखिए जब इस किस्म की हालत होते हैं तो हर एक फ़ौज एक किस्म से एक सिंडिकेट बनाती है जो कि एनिमी की तरफ से सोच विचार करता है कि हम उसकी स्टडी करते हैं कि एनिमी, अगर हमें ये सब अच्छी तरीके से मालूम है कि दुश्मन के पास क्या क्या हथियार हैं, किस प्रकार से वो इस्तेमाल हो सकते हैं, क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं, क्या उनकी फॉर्मेशंस की लोकेशन हैं, कहाँ से कहाँ वो मूव कर रहे हैं, किस किस्म की। सो अगर आपको एनिमी की पूरी इन्फॉर्मेशन रहती है और वो काफ़ी हद तक सच निकलती है, आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उसको बहुत बारीकी से भी देखा जा सकता है, तो अपना जो प्लान बनेगा वो उसके लिए बड़ा सहल हो जाता है। इट बिकम्स ईजी to make the plan once you know the total capabilities and the total way the enemy is thinking। तो एक तरफ तो हम सोच रहे हैं जिसको हम अपनी भारत कहते हैं, और दूसरी तरफ से एक हमारा ही सिंडिकेट जो कि बड़ा नॉलेजेबल सिंडिकेट है, वो हमारे पास वॉर कॉलेज है, हमारे पास एक ट्रेनिंग कमांड है, उनमें बड़े बड़े हमारे सीनियर ऑफिसर्स बैठे हैं, वो सब यही कार्य कर रहे हैं। जो कि आप सोच रहे हैं कि हमारे जो कॉम्बैट कमांड्स हैं वही केवल तैयारी नहीं कर रहे, हमारा वॉर कॉलेज तैयारी कर रहा है, उस तैयारी में योगदान दे रहा है, हमारा आर्ट्रैक है आर्मी ट्रेनिंग कमांड वो योगदान दे रहा है। सब तरफ से अपने अपने दिमाग लगा के लोग सोच रहे हैं कि किस जो सवाल आप मुझसे पूछ रही हैं वो सवाल आर्मी चीफ अपने जो उसकी संस्थाएं उनसे पूछ रही हैं, सबके इनपुट्स आ रहे हैं, और ये एक तरह से इसको मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट एक साथ मिला के एक स्टोरी बनाता है जिससे साबित होता है कि जिस प्रकार का टास्क हमें करना है, उनकी कैपेबिलिटीज क्या है, ये टास्क हम किस प्रकार कर सकते हैं। सर एक सवाल मैं आपसे और जानना चाह रही हूँ, जब हम बात करते हैं आतंकवाद की जड़,
क्योंकि जड़ को खत्म करना ही जरूरी है ना। जड़ पाक सेना और आईएसआई, क्या इन्हें टारगेट किया जा सकता है? और क्या इन्हें टारगेट करना युद्ध को छेड़ने जैसा नहीं है? देखिए, ऐसा है कि इसमें कोई नई बात नहीं है। आपने अभी देखा यूक्रेन वॉर में, अभी देखा आपने ख़ास तौर से इजराइल की लड़ाई में गाज़ा के साथ। अभी इजराइल ने क्या किया है, हमास के लीडर्स को, हूती के लीडर्स को, हिजबुल्लाह के लीडर्स को चुन चुन के मारा है। केवल वही नहीं बल्कि बाहर भी। अब आप दो एग्जाम्पल देता हूँ आपको। आपने पिछले कुछ 1-2 साल में देखा होगा, एक सुलेमानी जनरल थे ईरान के, जो सड़क पर जा रहे थे अपनी कार में, मोटर कार में, उसको अमेरिका ने डिस्ट्रॉय कर दिया सड़क पे। एक आपने अभी देखा वेरी रिसेंटली हमास की लड़ाई के साथ, एक हमास का लीडर अयतुल्ला खोमेनी के गेस्ट हाउस में, उसी के कंपाउंड में रह रहा था, उसको एक मिसाइल से नष्ट कर दिया। तो ये कैपेबिलिटी आज की तारीख में लीडिंग आर्मीज और लीडिंग सर्विसेज के पास है। भारत के पास भी ये कैपेबिलिटी है। तो मैं ये समझता हूँ, अब देखिए ऐसा है कि इस समय हमारे पास बहुत हथियार हैं। आप ये मत सोचिएगा सिर्फ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ही हथियार है। इस समय हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज बड़ा हथियार है। इस समय पाकिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट घूम रहे हैं वही बड़ा भारी हथियार है। तो इस समय हमें किस तरीके से किस चीज़ को कब इस्तेमाल करना है, उस पर बहुत विचार हो रहा है, बहुत प्लानिंग हो रही है, बहुत प्रिपरेशन हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि, और एक बात आप याद रखिएगा, ज़ियाउल हक साहब ने जब हमारी ये टेररिज्म की पॉलिसी लागू की थी, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, उस समय उन्होंने कहा था कि हम भारत के संग कन्वेंशनल वॉर में नहीं जीत सकते। बांग्लादेश में हमारी पिटाई हुई है, 90,000 प्रिजनर्स पकड़े गए। तो किसी भी सूरत में मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान एक फुल स्केल वॉर भारत के संग छेड़ना शुरू करेगा। और भारत क्यों छेड़ेगा? हमें फुल स्केल वॉर नहीं चाहिए, वो तो हमारा टास्क ही नहीं है। हमारा टास्क है मिलिटेंसी को ख़त्म करना। इसलिए अब लोग कहते हैं कि फुल स्केल वॉर हो जाएगी। फुल स्केल वॉर होगी, हो सकती है, अगर पाकिस्तान बेवकूफ़ी करेगा। अगर पाकिस्तान ने जिस प्रकार से बांग्लादेश की लड़ाई में एक एयर रेड करने की कोशिश की थी, स्टार्ट तो पॉइंट वही था ना, 3 दिसंबर को। सर, तो उस प्रकार की अगर पाकिस्तान हरकत करता है तो उसका बार-बार जवाब उसको सबूत दे मिलेगा। देता है उसकी सर। तैयारी हो रही है। तो हम उससे इंटेलिजेंस या दिमाग रखकर कुछ सोचने की, तो हम वैसे भी उसमें भरोसा तो कर ही नहीं सकते सर। दिमाग तो है ही नहीं उनके पास, क्योंकि आप अभी परमाणु बम की बात कर रहे हैं। 71 के युद्ध हो जाता है, इतने युद्ध हो गए, लेकिन कभी परमाणु बम की बात ही नहीं होती। आप अभी से परमाणु बम की बात कर रहे हैं। आप अभी से कह रहे हैं कि हमने ये जो रखे हैं अपने सारे हथियार, वो इसलिए नहीं रखे, सजा के नहीं रखे। तो पाकिस्तान से तो किसी तरीके की उम्मीद करना अपने आप में गुनाह ही है सर, करनी ही नहीं चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए, इन लोगों का दिमाग किस प्रकार चलता है, ये बड़ी, यही तो सोचने की बात है। यही तो हम सोच रहे हैं, यही तो हमारे थिंक टैंक्स जो हैं यही सोच रहे हैं कि पाकिस्तान का दिमाग इस समय किस तरफ चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या सोच रहे हैं वो। क्या वो सोच रहे हैं कि अटैक करके निकल जाएंगे? क्या सोच रहे हैं कि वो हमारे को जो डिप्लोमेटिकल या किसी प्रकार से, और हमें यही समझना है कि दुश्मन के दिमाग में इस समय क्या घूम रहा है। सर, एक छोटी सी चीज, जो अंतरराष्ट्रीय कई बार जो और देश है ना, वो अपने फायदे के लिए दूसरे को उकसाने का काम करते हैं। हमने बहुत बार ऐसे उदाहरण देखे हैं। चीन जैसा देश, क्योंकि जिस तरह टैरिफ वॉर चल रहा है, ये सारी चीजें हैं, इन सिनेरियो में, इन हालातों में क्या कोई देश ऐसा है जो पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट करे, इसलिए ताकि भारत इकोनॉमी के तौर पर और डाउन हो जाए? जिस तरह से भारत विकास पे बढ़ रहा है वो ना बढ़े, युद्ध में जबरदस्ती झोंक दिया जाए। क्या इस तरीके की कोई रणनीति हो सकती है क्या इनकी? बिल्कुल हो सकती है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। मैं तो कहता हूं ये हो रही है। हो सकता है कि किसी का इसमें हाथ हो। देखिए, इस समय आप सबको मालूम है भारत इज क्लाइंबिंग अप, एक वर्ल्ड की लीडिंग इकोनॉमी बनने वाली है, विद इन द फर्स्ट 3 और 4 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। सारा विश्व देख रहा है कि भारत की जो छवि है वर्ल्ड के अंदर, वो किस प्रकार से ऊपर जा रही है। हमारे प्राइम मिनिस्टर का स्टेटस देख लीजिए आप, हमारे फॉरेन मिनिस्टर का स्टेटस देख लीजिए आप, हमारे मिनिस्टर्स बाहर जाते हैं उनका स्टेटस देख लीजिए आप। किस प्रकार से भारत की आज एक जो पोजीशन है ना वर्ल्ड ऑर्डर में, वो बहुत ऊंची पहुंच चुकी है। वी आर नाउ सिटिंग ऑन द हाईएस्ट टेबल। कई एक चित्र देखे होंगे आपने कि अमेरिका प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से मिलने आता है, रशियन प्रेसिडेंट किस तरह से मिलने आता है, फ्रेंच प्रेसिडेंट किस तरह से मिलने आता है, जर्मन, ऑस्ट्रेलिया। कोई वर्ल्ड का लीडर आपने देखा किसी चित्र में जो प्राइम मिनिस्टर को इग्नोर कर रहा हो? अगर प्राइम मिनिस्टर उसकी तरफ नहीं भी देख रहा है, भारत रणनीति बनाएगी। छोटा सवाल उसके बाद और मेहमानों के बाद भी मुझे जानना है, क्योंकि इसको मैं कंटिन्यू जरा समझ लेना चाहती हूँ। आपको लगता है कि भारत जब अपनी स्ट्रैटेजी बनाएगा
तो ये याद रखेगा कि हो सकता है कि उकसाने वाली चीज हो सकता है कि हमें युद्ध में झोंकने की कोशिश और बनाए जा रहे हो, ये दबाव के चलते हो। तो क्या भारत जब अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे, क्योंकि जवाब भी देना है, चुप भी नहीं बैठ सकते, लेकिन ये सब भी समझना होगा, क्या इन सबको सोचकर दरअसल ये पूरी नीतियां बनती हैं सर? बिल्कुल 100%। वही तो मैं कह रहा हूं कि किसी बहुत लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा कि भारत की इकोनॉमी ऑन द राइज है, तो वो तो कोशिश कर रहे हैं। हमें ये देखना है कि इसके ट्रैप में हम ना फंस जाएं कहीं। We do not want to fall into the trap which the world may be trying to create for us. Some countries, मैं नहीं सबकी नहीं बात कर रहा, some countries may be wanting to trap us like this. वो हम समझते हैं, मैं समझ रहा हूँ रिटायर्ड आदमी तो प्राइम मिनिस्टर तो क्यों नहीं समझ रहे होंगे, उनके तो कितने एडवाइजर्स हैं, वो तो कितनी वर्ल्ड में लोगों से मिलते हैं, दे आर मच बेटर, दे आर एक्चुअली इन द ग्रूव। हम लोग तो बाहर से सोच रहे हैं, हम लोग तो अपना दिमाग में क्या क्या हो सकता है, वहाँ तो हो रहा है, वो देख रहे हैं कौन देश क्या कर। टर्की हमको हथियार देने को तैयार है, टर्की हमारा भी मित्र बनता था, ये सब देख रहे हैं ना। तो देर आर फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से कितने इनपुट्स आ रहे होंगे प्राइम मिनिस्टर के पास, कॉमर्स मिनिस्टर से कितने इनपुट्स आ रहे होंगे प्राइम मिनिस्टर के पास, वो सब देख रहे हैं, वो सब अपनी कैबिनेट कमेटी में डिस्कस कर रहे हैं। सो ये बड़ी आपने, आई थिंक दिस इज बेस्ट क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड कि क्या वर्ल्ड हमको झोंकना चाहता है लड़ाई में। दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन यू आस्क्ड, एंड आई थिंक एवरी इंडियन जो हमारे भारतवासी हैं उनको इस लाइन पे अवश्य सोचना चाहिए। चढ़ जाओ जी पाकिस्तान के ऊपर, युद्ध, यू नो, वो एक बच्चों वाला खेल है। आज के जमाने में बच्चों वाला खेल नहीं होता है सर। आजकल का जो जमाना है सर, एक थप्पड़ अगर कोई मारे तो जरूरी नहीं तुरंत ही थप्पड़ से जवाब दीजिए, बिना मारे भी बहुत भयंकर जवाब हो सकते हैं। और शायद अब भारत उसी रणनीति के तहत आगे बढ़ रहा होगा, और क्योंकि करारा जवाब तो देना ही है। साधना भारती, विपक्ष है साथ, बिल्कुल विपक्ष साथ में है। देखिए, सब्र और सहने की भी सीमा होती है। बांध टूटता धीरज का जब अति होती है, और अति होने पर प्रलय और परिवर्तन होता, तब नई सुबह की नई सृष्टि का सृजन होता। और आज जनता में ज्वार उठा है, हर यौवन ललकार उठा है, मातृभूमि के कण कण से अब वीरत्व हुंकार उठा है। बिल्कुल, देखिए, मैं ये कह रही हूँ, हिंदुस्तान की संस्कृति और सभ्यता है, हाथ जोड़ना भी आता है, और आताताई आतंकियों के संरक्षक पाकिस्तान के हाथ तोड़ना भी आता है, और वो करके दिखाएंगे। उसके लिए हम सरकार के साथ खड़े हुए हैं, चाहे देश की रक्षा की बात हो, देश की सुरक्षा की बात हो, अगर कोई हमला करता है, देश की एकजुटता की बात हो, हम सरकार के साथ खड़े हैं। इसमें कोई संदेह, कोई दो राय, कोई दो मत नहीं। लेकिन हम विपक्ष हैं, हमारे कुछ प्रश्न हैं जो हम लगातार आप कहते हैं संदेह नहीं है, फिर सर्जिकल स्ट्राइक पर संदेह कैसे हो जाता है? देखिए, मैंने हमेशा ये कहा है, सर, मैंने की बात नहीं है, मैं कांग्रेस पार्टी के तौर पर, क्योंकि जो आपके नेता हैं जब वो सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हैं, तो मैं साधना जी क्या सोचती मैं नहीं जानना चाहती, कांग्रेस पार्टी क्या सोचती मैं वो जानना चाहती हूँ, और इसीलिए मैंने आपको बुलाया है। आप ये बताइए कि जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत चाहिए, तो क्या अगर कोई कार्रवाई अभी हो तो आपका कोई प्रतिनिधिमंडल भी जाना चाहिए क्या साथ में? देखिए, हमने तो सर्वदलीय बैठक के लिए कहा था, और उसमें जब सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है, तो अगर देश के प्रधानमंत्री जी आतंकवाद को लेकर गंभीर हैं, तो क्यों नहीं सर्वदलीय बैठक में 1 घंटा क्यों नहीं दे पाते? क्यों ना हम प्रश्न उठाएं, क्यों ना हम संदेह जताएं, क्यों ना हम बैठक में नहीं आए, तो उससे वो आपको गंभीर नहीं लगते हैं। लेकिन जब वो लगातार बैठकें कर रहे हैं, सीसीएस की बैठक कर रहे हैं, सुन लीजिए मैम, मतलब ये गंभीरता का पैमाना मैं समझना चाहती हूँ। विपक्ष के साथ अगर प्रधानमंत्री नहीं बैठते हैं तो गंभीर नहीं है, सीसीएस की बैठक में है, आर्मी चीफ के साथ है, नेवी चीफ के साथ है, एएफ चीफ के साथ है, वो गंभीरता नहीं दिखाता, लेकिन विपक्ष के साथ उनको मीटिंग में होना चाहिए, तब शायद विपक्ष को दिखता कि वो गंभीर है ना सर? मैम, अब अर्पिता जी, मैं अपनी बात पूरी कर लेती हूँ। बिल्कुल नहीं, मैं आपके सवाल का जवाब है नहीं। अब मैं अपनी बात कह लूं, मुझे पूरा अलाउ कीजिए। पहली बात मैं कह रही हूँ, हम इसीलिए कहते हैं गंभीर नहीं है। आज आदरणीय मोदी जी कहाँ हैं? आज वो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन करने के लिए पाटलिपुत्र में उनका कार्यक्रम निर्धारित किया गया था 4 मई को। आज 4 मई, 24 अप्रैल को कहाँ थे वो बिहार में रैली आयोजन था, वो रैली में दहाड़ने का काम कर रहे थे। वहां वो कह रहे थे हम गंभीर हैं, हम तो जी ऐसा जवाब देंगे जो कभी कल्पना से परे हो। तो हम कह रहे हैं मुंह तोड़ कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या इसे गंभीरता कहते हैं? हाँ, मोदी जी गंभीर हैं, लेकिन तो मोदी जी अपने चुनावों को लेकर आज गंभीर है, अपने वोटों को लेकर गंभीर है। पुलवामा और पहलगाम उनके शासन में उनकी एक बड़ी नाकामी है जो उन्हें माननी पड़ेगी। और दूसरी बात मैं ये कहूंगी, बार-बार आप ये बताइए, पुलवामा हुआ, 300 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया? किसी को नहीं पता। साधना जी, क्या करना चाहिए? मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। हम कैसे?
मतलब बिना रणनीति के हमारे जवानों को भेज देना चाहिए लड़ने के लिए, बिना तैयारी के लड़ने के लिए भेज देना चाहिए। अरे रणनीति बनाइए ना। तो अभी क्या हो रहा है? रणनीति पुलवामा में भी इनकी कोई रणनीति नहीं थी। 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया नहीं पता। ये गवर्नर ने कहा, मोदी जी ने चुप रहने के लिए कहा था। क्यों कहा था? क्यों उस समय बटालियन का मार्ग सैनिटाइज नहीं किया गया, नहीं पता चला। तो जब इन सवालों के जवाब नहीं मिले पुलवामा के भी, और पहलगाम में जब आतंकी जाकर निर्मम हत्याएं कर देते हैं, उसके बाद भी मोदी जी अगर रैलियां कर रहे हैं, ये क्या, ये दोहरा चरित्र नहीं है? यानी साधना जी, मोदी जी आप ये कह रहे हैं कि तुरंत मुंहतोड़ जवाब दे देना चाहिए, रैलियां और सभाएं नहीं करनी चाहिए, है ना? चीन ने घुसपैठ की, मोदी जी झूला झूल रहे थे। ठीक है साधना जी, आप ये कह रही हैं कि तुरंत मुंहतोड़ जवाब दे देना चाहिए था, है ना? तो 26/11 और संसद पर जब हमला हुआ तो कांग्रेस पार्टी ने क्या जवाब दिया था, या सेना को कितनी छूट दे दी थी, या उसके बाद क्या हुआ था, जरा मुझे बताइए। मैं ये सुनिए, तुरंत जवाब, मैं ये पूछना तुरंत की बात छोड़िए, बाद में भी क्या जवाब दिया गया था? के लिए नहीं बैठी हूँ। अभी जितना खून खौल रहा है उस समय इतना खून क्यों नहीं खौला मैम? भाजपा के शासन में जम्मू, सुनिए मेरी बात, अब आप मुझे बोलने के लिए अलाउ कीजिए। जम्मू के रघुनाथ मंदिर में भाजपा के शासन में आतंकी घुसे, देश में लाल किले में भाजपा के शासन में आतंकी घुसे। इन्होंने आतंकियों की खेप पर सरकारी विमान में बिठाकर कंधार छोड़ा भाजपा के शासन में। 26/11 और मैं ठीक है, वो मैं पूछ लूंगी मैम, वो तो उसका जवाब वो देंगे ना, अब उनके लिए भी आप थोड़ी जवाब देंगी। साधना जी सुनिए ना, उस पर मुझे मत लाइए। संसद भवन और 26/11 पर जो हमले हुए उस पर क्या कार्रवाई हुई? कह रहे हैं बैठिए, सर्वदलीय बैठक में क्यों नहीं आए मोदी जी? क्या मोदी जी गंभीर नहीं है? सर्वदलीय बैठक में क्यों शामिल नहीं हुए? अपने सवाल से किनारे से बच के थोड़ी निकलते हैं ना। साधना जी रखिए हिम्मत जवाब देने की ना, क्या हो गया? हमने विशेष सत्र की बात की तो उसका मखौल उड़ाया गया। नहीं, देखिए आप इस चीज को मैं जानना चाह रही हूँ, केवल मैं सिर्फ जानना चाह रही हूँ, आरोप प्रत्यारोप मैं कर ही नहीं रही। मैं ये समझ रही हूँ कि आप जैसे मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि किस तरह से खून खौल रहा है, और सिर्फ आपका नहीं, पूरा हिंदुस्तान इस समय गुस्से में, रोष में, और चाहता है बदलाव। यही गुस्सा, यही रोष तो उस समय भी था मैम, 26/11 और संसद हमले पर। क्या हुआ था मैम? देखिए, समय समय पर क्या कार्रवाइयां नहीं की गई? आप 62 से लेकर अब तक की कार्रवाई देखिए। जब आतंकवादी घटनाएं होती है, देश के लिए दुखद है, चाहे वो कांग्रेस के शासन में हो चाहे भाजपा के। उसका तुलनात्मक विश्लेषण करने नहीं बैठी, और ना किसी को करना चाहिए। लेकिन अगर आप कह रही है पहले ये नहीं हुआ, हम कह रहे हैं आज की बात करिए ना, आज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इतना बताइए। क्या चुनावी रैलियां चश्मे बदल जाते हैं, जब सरकार में जो होता है वो अलग चश्मा पहने रहता है, विपक्ष में आते ही वो चश्मे बदल जाते हैं। ठीक है, चलिए इसका जवाब ले लेते हैं, क्योंकि उसका जवाब तो है नहीं जो सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ। ठीक है साहब, सैयद जफर इस्लाम वो ये कह रहे हैं सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नहीं पहुंचते, जिससे उनको ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री गंभीर नहीं है, कदम अभी तक उठाए नहीं गए हैं। इससे पहले भी जिस तरह की घटनाएं हुई हैं उस पर सवाल भी उठा रहे हैं कि कहां कहां हमारी चूक हुई है, हमें ये भी देखना होगा। देखिए अर्पिता जी, 3-4 बहुत महत्वपूर्ण बात बोलूंगा। आज मैं इस डिबेट पे तू मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के साथ नहीं करना चाहता हूं, इसलिए कि बहुत गंभीर डिबेट आप शुरू से कर रही हैं, और इसी गंभीरता को मैं पूरे डिबेट में रखना चाहता हूं। पहली बात कि देखिए, जो एक्शन 3-4 एक्शन होना है। एक तो जो डिप्लोमेटिक का एक्शन होना है वो हो चुका है। आज पाकिस्तान बिल्कुल बौखलाया हुआ है, कहीं ना कहीं आइसोलेटेड महसूस कर रहा है। दूसरी जो वो इकोनॉमिक जो एक्शन होना था वो हो गया। आज सिंधु नदी को रोकने से उसको इकोनॉमिक इम्पैक्ट कितना ज़्यादा, प्लस और भी कई एक्शन जो लिए उससे इकोनॉमिक इम्पैक्ट उसका बहुत ज़्यादा बड़ा असर पड़ने वाला है। पॉलिटिकल इम्पैक्ट जो है वो भी, पॉलिटिकल वार हम उस पर कर चुके हैं, उसका भी उसको अंदाज़ा हो रहा है। एक चीज़ रहा है मिलिट्री एक्शन जो है। मिलिट्री में आपको पता है भारत बहुत मजबूत है और पाकिस्तान उसके सामने बहुत कमज़ोर देश है, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान के जो अप्रोच है वो ये नहीं कि फौरन, जैसे आप बहुत से आर्मी जनरल जो बैठे हैं, रिटायर्ड आर्मी जनरल, वो कह रहे हैं, या जो आर्मी ऑफिसर्स बैठे हुए रिटायर्ड, वो कह रहे हैं कि स्ट्रैटेजिक होना चाहिए, सोच समझ के होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये मिलिट्री एक्शन होगा, ज़रूर होगा। पहले हमने जो किया था वो आतंकवादियों के ठिकानों पे किया था। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ या बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ, वो आतंकवादी ठिकाने पे थे। लेकिन इस बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल अंग्रेजी में भी कहा और हिंदी में भी कहा, ग्लोबल कम्युनिटी को भी एड्रेस करते हुए रहा कि जो सरपरस्ती जो देता है आतंकवाद को, आतंकवादियों को, उन पे हमको वार करना है। तो आप समझ लीजिए इसमें ISI, पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान पूरा एज ए कंट्री हमारा एनिमी है, और उस पर ही हमको ख़त्म करना है, इसलिए कि वो एक टेरर फैक्ट्री के तौर पे है। बहुत अहम बात यह है कि आप देखिए, एक छोटी सी एक मिसाल दे रहा हूँ कि आप जो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम जो बॉक्सिंग में बोलते हैं वो मोहम्मद अली को क्यों बोलते हैं,
वो सिर्फ देखता था कितनी एनर्जी है, कितना देर लास्ट कर पाएगा, कितने राउंड लास्ट कर पाएगा, और उस तक उसको बस रिंग में दौड़ाता रहता था। बाकी दूसरे बॉक्सर को जब वो थक जाता था तो फिर उस पर वार करता था। आज पाकिस्तान की एनर्जी हमको मालूम है कि उसके जो डिफेंस बजट है हमसे 1/10 है। हमारे $75 बिलियन है तो उसके $7.5 बिलियन है। और सबसे बड़ी बात है कि उसके पास जो लड़ने की कैपेसिटी होती है, आज हम कह सकते हैं कि जब से 2014 के बाद हमारी लड़ने की जो कैपेसिटी, जो वॉर प्रिपेयर्डनेस होती है, वो 4 दिन की थी। अब हमारे पास 40 दिन की, जनरली आप आर्मी ऑफिसर्स बैठे हुए रिटायर्ड, उनसे पता कर लिए 40 दिन की प्रिपेयर्डनेस होती है। हम 60 दिन से भी ज़्यादा प्रिपेयर्डनेस में है। गोली बारूद सब हमारे पास है। 60 दिन से भी ज़्यादा को, उससे भी ज़्यादा हम करने के लिए तैयार। जैसे आपने कहा, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को भी हमने वहाँ लीव कैंसिल किया है। और सामने जो एनिमी कंट्री है उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है। हम उसको थका देंगे, जो मोबिलाइजेशन में ही उसके पैसे खत्म हो जाएंगे। उसके पास फ्यूल के लिए, टैंक में फ्यूल डालने के लिए है ही नहीं, फ्यूल नहीं रहेगा। ऐसे में जिस तरह से हम परिहार करेंगे, जैसे चाहेंगे वैसे पाकिस्तान को तोड़ सकते हैं। स्ट्रेटेजिक होगा, ये कन्वेंशनल वार नहीं है। हम बहुत दिमाग से स्ट्रेटेजिक वॉर करेंगे और इससे पाकिस्तान को इतना कमज़ोर कर देंगे, इतना कमज़ोर कि पाकिस्तान कभी इसके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकता था। बहुत आसान है कि तुरंत आप वॉर में घुस जाओ, वॉर में आप अटैक कर दो, लेकिन वो नहीं करेंगे। वो गलतफहमी नहीं। सही जफर इस्लाम जी, मैं थोड़ा सा इसमें, क्योंकि मैंने आपसे चूक को लेकर सवाल पूछा था, जो चूक, क्योंकि बार बार विपक्ष जो है, विपक्ष का तो काम है देखिए सवाल उठाना बहुत सारी चीजों में। जब देश के साथ, छोड़िए ना, अभी आज सुनिए ना, मैं सर जो चूक की बात मैं कह रही हूँ, सर सुनिए ना, जैसे ठीक है विपक्ष को छोड़िए सर, चूक की बात जो है कि जिस तरह के इंतजाम होने चाहिए, चलिए उससे आगे बढ़कर बहुत सारे ऐसे, अब क्योंकि ये नियम जब लाया गया कि पाकिस्तानियों को वापस भेजा जाएगा, तो बहुत सारे ऐसे चौंकाने वाली चीजें सर सामने आ रही हैं। वीजा लेकर आए 45 दिन का, और यहां पर 4-4, 5-5, 6-6 साल टिके हुए हैं। सर सीआरपीएफ वाला उदाहरण आप देख लीजिए, वो अपनी पत्नी को छिपा कर रख लेते हैं। बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी, एक दो नहीं सर, वो यहाँ आते हैं इलाज के लिए या किसी भी, और उनका आधार कार्ड बन जा रहा है, वोट तक दे ले रहे हैं। सर ये किसकी कमी है, और क्या सरकार इस कमी को दूर करने की कोशिश कर रही है? क्योंकि पाकिस्तान, हम जानते हैं कि वो कैसा देश है, भारत के लिए कितना नुकसान पहुंचा सकता है, और ऐसे में हम अगर यहां चूक करेंगे तो क्या ये बड़ी चूक नहीं है हमारी? अर्पिता जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अगर ये कोई कर सकता है तो हमारी सरकार ही इस चीज़ को ख़त्म कर सकती है, और उस दिशा में हम काम भी कर रहे हैं। हकीकत यह है कि कुछ ऐसे केसेस आए हैं और हमने देखिए फ़ौरन एक्शन भी लिया और एक्शन लेते भी रहेंगे। हम कोई झिझक नहीं हमारे इसमें, कोई कभी 2 बार सोचते नहीं है। ऐसे मौके पे जब नेशनल सिक्योरिटी होती है वो हमारी प्राथमिकता होती है, सर्वोपरि होती है, और उसके लिए हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में हम ऐसे बड़े फैसले ले रहे हैं जिससे देश मजबूत नहीं, बहुत मजबूत हो रहा है। उसमें कुछ अगर छोटी छोटी चीजें रह गई हैं उसको भी पूरा करेंगे। सर ये छोटी नहीं है, मुझे लगता है बहुत बड़ी चीज थी, और ये बहुत बड़ी गलती है एक तरीके से, क्योंकि आप किसी और देश के साथ ये कल्पना कर सकते हैं कि उनका वीजा खत्म हो जाए और उसके बाद वो आराम से यहाँ पड़े हुए हैं, किसी को पता ही नहीं, आधार कार्ड बन रहा है, यहाँ पर आकर वोट डाल रहे हैं और अपने राइट की अब बात कर रहे हैं। ये कैसे मुमकिन है जब हम जान रहे हैं कि पाकिस्तान कैसा देश है? छोटी गलती तो नहीं कह सकते सर इसे। नहीं, मैं इसको, आप इस बात को मान रहा हूं कि इंटरनल सिक्योरिटी जिस तरह से मजबूती के साथ अब हमें है, अब एनआरसी हम क्यों कर रहे थे? आप जरा बताइए, जिसकी मुखालफत कौन कर रहा था? अगर एनआरसी के बाद क्या ये दिन आपको देखना पड़ता? जाहिर ऐसे जितने भी जो घुसपैठियां हैं वो निकाल दिए जाते, बट लेकिन यहाँ तो पॉलिटिक्स हो रहा था। लेकिन अब मैं आपसे फिर से अर्ज कर रहा हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में ये देश मजबूत हुआ है और मजबूत होगा, और ठीक है, दुश्मन जो हमारे साधना, पाकिस्तान है। ठीक है साधना जी, जल्दी से, क्योंकि और 2-3 बुनियादी सवाल है जिन पर मैं अब रक्षा विशेषज्ञ जो हमारे साथ है उनसे मैं विस्तार से और समझना चाहूंगी। लेकिन साधना जी, मैं ये कह रही हूँ, ये बार बार कह रहे हैं हम गंभीर हैं। आपने कहा कि हम क्या चाहते हैं। देखिए टीवी डिबेट पर तो हम विपक्ष के नाते नहीं बता सकते कि आप ये कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए। ये तो एक रणनीति का हिस्सा है, सरकार विपक्ष को साथ लेकर चले, पहली बात। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि नहीं जी हम ये वाली बात नहीं करना चाहते, एनआरसी को ले जाते हैं, ये तो राजनीति है। तो राजनीति आप कर रहे हैं सर, राजनीति भाजपा की तरफ से हो रही है। आदरणीय जफर इस्लाम जी, प्रधानमंत्री मोदी जी को कहिए कि अपने 56 इंच का सीना आप दिखाएं पाकिस्तान को। जो लाल आंखें दिखाने की बात करते थे वो दिखाएं। और अमरनाथ की यात्रा आ रही है, जल्दी शुरू होने वाली है अमरनाथ की यात्रा, और ये पहलगाम वही हिस्सा है जो वो मैं जवाब दूंगा, अमरनाथ की यात्रा
नहीं सर, ये जवाब नहीं होगा क्योंकि उन्होंने राजनीति का एक कण छुआ और अब ये राजनीति की चिंगारी यहाँ सुलग जाएगी इस चर्चा में, इसलिए इसको यहीं खत्म कर देते हैं। मैं समझ गई साधना जी का पॉइंट क्या है। मैं एक छोटी सी बात कहूंगा, छोटी सी बात सुलझाना नहीं चाहते हैं अर्पिता हम, ये कहना चाहते हैं। अरे मैं यहाँ भी नहीं कह रही कि भारत मजबूत है, आप डंकी की चोट पर ये बात तो नहीं कह रही, आप इसमें भी राजनीति घुस रही मैम, हर जगह नहीं अच्छा लगता है। साधना जी रुक जाइए, जफर जी जल्दी से 10 सेकंड में बाकी बुनियादी सवाल में जवाब चाहूंगी रक्षा विशेषज्ञों से। ठीक है जफर जी जल्दी से। ठीक है साधना जी। देखिए मैंने कहा ना, कांग्रेस की कोशिश ये है कि इसको हर तरह से डिरेल किया जाए। कांग्रेस के प्रवक्ताओं को यही आदेश है कि देश को कहीं न कहीं कमजोर दिखाने की कोशिश करो, देश की सरकार को कमजोर दिखाने की कोशिश करो। लेकिन मैं इनको बताना चाहता हूँ कि और ये नेताओं की मुसीबत भी है और उनके लिए जरूरी और मजबूरी भी है। रक्षा विशेषज्ञ साहब जो है हमारे साथ, उनसे जरा मैं 2-3 पहलुओं पर समझना चाह रही हूँ। लेफ्टिनेंट जनरल प्रसाद, आवाज कम कर दीजिए प्लीज इनकी। लेफ्टिनेंट जनरल प्रसाद, 2-3 चीजें हैं जिस तरह से भाजपा के प्रवक्ता बता रहे हैं कि हम हर तरह से कमजोर कर रहे हैं अपने सामने के खिलाड़ी को और उसके बाद हम उस पर अटैक भी करेंगे। मुझे आप ये समझा दीजिए, क्योंकि जिस तरह से IMF से $7 बिलियन का सहयोग पैकेज, इस पर आपत्ति जताना कि कितना संभव है भारत की आपत्ति जताने के बाद, मुमकिन कितना आपको नजर आता है, और FATF की ग्रे लिस्ट में फिर से शामिल कराना, क्योंकि 23 FATF के देशों ने संवेदना जताई है, आपको लगता है कि वहां पर भी हम भारी पड़ पाएंगे? कैसे? देखिए, इस सवाल का जवाब हम बहुत दिन से सोच रहे हैं और ये जवाब सोचने के लिए इसकी तैयारी हो चुकी है। देखिए, जिस प्रकार से आज भारत की छवि है सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स के साथ, हमारी आज अमेरिका के संग क्या छवि है, हमारी UK के संग क्या छवि है, फ्रांस के संग क्या छवि है, सिर्फ एक रशिया के संग क्या है, सिर्फ एक चाइना जो है, हमारी जितनी भी मांगे होती थी इस प्रकार के वर्ल्ड फोरम में, उसको चाइना अपोज करती थी, वीटो करती थी। आज सोचना यह है कि चाइना के संग हमारे रिलेशन किस मोड पर खड़े हैं। क्या चाइना आज भी इन चीज़ों को वीटो करेगी? तो अब ये सोचना है कि चाइना भारत के संग रिलेशनशिप में चाहता क्या है। आप कई दफ़ा अखबारों में पढ़ रही हैं, इकोनॉमिक एनालिसिस में देख रही हैं कि चाइना अब भारत की तरफ देख रहा है इकोनॉमी के लिए। उसकी टैरिफ वॉर चल रही है अमेरिका के साथ। सारा विश्व इस समय ये युद्ध को तो छोड़ दीजिए, एक टैरिफ युद्ध में फंसा हुआ है। एक जो वर्ल्ड में टैरिफ का मसला चल रहा है वो उस युद्ध में फंसा हुआ है। तो चाइना इस वक्त हमारे संग बॉर्डर पे लड़ने की कोई कोशिश नहीं कर रहा। ही इज़ नॉट गोइंग टू एक्टिवेट अ बॉर्डर। चाइना चाहता है कि किसी प्रकार से मैं भारत के संग ट्रेड और कॉमर्स बढ़ाऊं और एक अपनी शक्ति बढ़ाऊं यहाँ पे इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में। तो इस समय मुझे लगता है देयर इज़ अ फेयर चांस, देयर इज़ अ गुड चांस ऑफ चाइना नॉट वीटोइंग इट। जो इस प्रकार के अगर इशू आए वर्ल्ड फोरम, वर्ल्ड FATF में या IMF में, तो हो सकता है चाइना इसमें या तो साइलेंट रहे, सपोर्ट ना करे, एब्सटेन कर जाए। लेकिन हम लोगों को उम्मीद ये है कि चाइना शायद इस समय उस किस्म की वीटो शायद नहीं करेगा। मेरा मानना ये है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स, हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री, जो हमारे राजदूत हैं, वो इस पर अवश्य बहुत गौर से काम कर रहे होंगे। वो अपने 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 जो पॉइंट्स ऑफ व्यू बता रहे होंगे चाइनीज़ पॉलिटिकल लीडरशिप को कि देखिए इसके ये रेमिफिकेशन है, अगर आप इस प्रकार से हमारी अब वीटो कराएंगे तो इसका ये रिजल्ट निकल सकता है। जो हमारे और आपके रिलेशन को हम इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, हम दोनों इसको इम्प्रूव करना चाहते हैं डिस्पाइट द बॉर्डर प्रॉब्लम, तो इसमें आप बाधा मत डालिए। तो आई हैव अ फेयर चांस, द फॉरेन मिनिस्ट्री इज वर्किंग हार्ड ऑन दिस। और सीपैक सर, ये क्या चाइना का रुख थोड़ा बदल सकता है, क्योंकि उनके काफी पैसे लगे हुए हैं पाकिस्तान में? ये क्वेश्चन किससे पूछा आपने? जी, मैं बस लेफ्टिनेंट जनरल प्रसाद से ही मेरा ये सवाल था, बाकी मैं आ रही हूँ सर आपके पास अगला सवाल लेके। जी जी, जरा सवाल दोबारा बताइएगा प्लीज। सीपैक सर, सीपैक जो है, क्या ये कहीं बेड़ियां डालेगा क्या चाइना के पैर में? देखिए, ये कहना इस वक्त इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी सिटिंग आउटसाइड। ये जो आप सवाल पूछ रही हैं, ये सवाल इज नंबर 1 इन द माइंड ऑफ द गवर्नमेंट। ये पहली सबसे बड़ा सवाल सरकार के सामने ही है। और इसके ऊपर जो हमारी आज की तारीख में इकोनॉमिक छवि है, जो हमारी आज स्टेटस है साउथ ईस्ट एशिया में, जो हमारा ब्रिक्स में, जो हमारा G20 में, जो हमारा डावोस में स्टेटस है,
उसको अगर हम सबको मिला के देखें तो दी वर्ल्ड इज वेरी मच अप्रिशिएटेड, वो हमारी चीजों को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि किस प्रकार से भारत इसमें, आपने देखा ना G20 कितनी सक्सेसफुल हुई थी यहाँ पे, तो आई थिंक देयर इज अ फेयर चांस जो हमारी फॉरेन अफेयर्स को हैंडल कर रहे हैं उस पर जरूर गौर दिया जा रहा होगा। मेजर जनरल सिवाच, क्योंकि चाइना का रुख सबसे महत्वपूर्ण है, यहाँ क्या रहता है उस पर देखिए हम चर्चा कर ही रहे हैं। सीपैक का एक मुद्दा अलग है, लेकिन ये सिंधु जल समझौते में चीन की भूमिका आप क्या देखते हैं? क्योंकि ये जो नदी है वो चीन, भारत, पाकिस्तान में, इसकी शुरुआत ही तिब्बत से होती है, तो क्या चाइना का रुख हो सकता है कुछ अलग? क्योंकि अगर ये रोका जाता है तो क्या चाइना का रुख डिफरेंट हो सकता है? देखो अर्पिता, ये जो 1960 के अंदर इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी, ये जो है एक वन साइडेड ट्रीटी है। इसमें प्रेशर डाल के भारत पे वर्ल्ड बैंक ने भी, ये ट्रीटी जो थी भारत के इतना फायदा नहीं था जितना एक प्रकार से पाकिस्तान को फायदा था। और ये सच्चाई है कि पाकिस्तान जो हमारी ईस्टर्न नदियां हैं उसका पानी हम यूज करते हैं, वेस्टर्न नदी का 20% हम पानी यूज कर सकते हैं, हम नहीं कर रहे थे। हम 4-5% से ज्यादा नहीं कर रहे थे। हम बहुत ही अच्छी 1965 की लड़ाई, 1971 की लड़ाई में भी हमने इसको बहुत फॉलो किया, हमने सारे हाइड्रोलॉजिकल चीजें बताई। अब क्या होगा, इंडस वाटर ट्रीटी के जब हट गई है तो हम ड्यूटी बाउंड नहीं है उनको बताने के लिए, हम इसका पानी का इस्तेमाल। एक मिनट अर्पिता, एक मिनट देखो, दूसरी बात यह है कि आप ये सोच रहे हो कि ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां हैं जो चीन से आ रही हैं भारत की तरफ, क्या चीन ऐसा कुछ प्रेशर डाल, चीन तो अभी भी नहीं बताता ब्रह्मपुत्र के बारे में, वो हमको इंफॉर्मेशन नहीं देता। तो मैं ये कहूंगा कि हमारी जो स्टैंड अभी ये रहेगा इंडस वाटर ट्रीटी को लेके, हम इसका इस्तेमाल करेंगे अपने लिए और इसका नुकसान पाकिस्तान को। सर मेरे पास सिर्फ 10 सेकेंड है। लेफ्टिनेंट जनरल प्रसाद जी बिल्कुल, ये जनरल साहब ने वो बात कह दी। देखिए, आपने सवाल पूछा था चाइना इस पे क्या कर सकता है इंडस वाटर ट्रीटी, हो सकता है ब्रह्मपुत्र में वो कुछ हस्तक्षेप करे, यही बातें हमें सोचनी चाहिए। सर माफी, सर इस्लाम साहब के पास मैं नहीं जा पाई, सर आपको भी रोक रही हूँ कि वक्त इतनी की इजाजत देता है।